आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं वर्सेटाइल पोएट श्री मधु राघवेंद्र, फाउंडर ऑफ पोएट्री कोर्टर, अ मूवमेंट दैट क्रिएटेड फ्री स्पेसेस फॉर पोएट्री इन मेनी cities of India and in the Northeast. He is poet, a curator, social activist, and the author of 4 books of poetry. These books are Make Me Some Love to Eat, Stick Nobles, Being Non-Essential, and Going Home. मधु राघवेंद्र इज बेस्ड इन गुवाहाटी, आसाम, लेकिन उनका नाता अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या है उनका रिश्ता अरुणाचल प्रदेश से, जानते हैं इस भेंट वार्ता के दौरान। तो आइए मिलते हैं वर्सेटाइल पोएट श्री मधु राघवेंद्र से और जानते हैं उनके और उनकी राइटिंग जर्नी के बारे में। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि बहुत ही ब्रीफ में आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। तो मैं बचपन में पला बड़ा था कलकत्ता में, और मैं सबर्ब्स में कलकत्ता के पला बड़ा था। तो गंगा के किनारे एकदम प्यारे से एक छोटे हाउसिंग कॉलोनी में, तो मैंने स्विमिंग वगैरह भी वहीं से सीखी, मतलब गंगा में सीखी एक तरीके से। तो यही हमारे मेमोरीज रहे। बट एट द सेम टाइम मैं एक तंजौर महाराष्ट्रियन जिसे बोलते हैं, मैं मराठी भी हूँ, मैं तमिल भी हूँ, पर मैं पला बड़ा कलकत्ता में हूँ। तो 4-5 कल्चर्स मुझे बचपन में एक साथ ही मिल गए थे। जी, तो सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप छोटे थे आप बस कंडक्टर बनना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता था कि एक तो हम साउथ वालों का शायद रजनीकांत से एक अलग रिश्ता होता है, तो रजनीकांत बस कंडक्टर हुआ करते थे एक्टर से पहले, एक तो वो था। और मुझे मम्मी खेलने के लिए टिकट्स लाके दिया करती थी, और मुझे लगता था कि ये जो उस टाइम के वहां के थे बचपन में, तो बोलते थे तो बस रुक जाती थी, जैसे ही बोलते थे बस निकल पड़ती थी, हावड़ा 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 चिल्लाते थे। और लगता था यार क्या जिंदगी है इनकी, मतलब बस लोगों को चढ़ाओ उतारो और मजे से घूमते रहो पूरे दिन। तो एज ए इमेजिनेटिव चाइल्ड मुझे बहुत मजा लगता था। जी, तो जब राइटिंग की बात करते हैं तो आपको याद है कि आपने सबसे पहले जो कविता लिखी थी कौन सी थी? आई थिंक एज ए चाइल्ड व्हेन यू बिगिन, मुझे लगता है ये ज्यादातर नेचर से जुड़ी हुई होती है। मेरी भी वैसे ही कुछ थी, फूल और पत्तों के बारे में, एकदम टैगोर सी। बट आई एम सो हैप्पी कि मेरी पहली किताब लाइक लिटरली मैंने जो 21-22 में रखी थी अपने पास, वो कभी पब्लिश ही नहीं हुई। एंड क्योंकि आई एम श्योर कि दे वर वेरी इमेच्योर पोएम्स, वेरी बचकाने कविताएं थी सपनों के बारे में। मतलब एकदम आई एम नॉट सेइंग कि वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आई ऑलवेज एडवोकेट कि बैड राइटिंग से ही गुड राइटिंग की ओर जा सकते हो आप। मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, पुलित्जर विनिंग राइटिंग नहीं लिख सकते, एक जर्नी सी होती है। तो मुझे लगा कि हाँ वो खो गई, तो मुझे अच्छा ही लगा कि खो गई, पर अच्छी बात यह है कि मैं रुका नहीं वहां पे और लिखता रहा। कॉलेजेस में एक अच्छी बात होती है कि जब वो पूछते हैं मुझे कि मधु सर हम कवि कैसे बने, मैं बोला मत बनो। तो बोले सर आप तो बन गए, आप हमें मना कर रहे हो बनने से। मैंने बोला यार मेरे कहने से आप अगर कवि नहीं बनोगे तो आप नहीं बनो। मैं कौन होता हूं। सो दैट बिकम्स अ ह्यूज थिंग। आई टेल द चिल्ड्रन दैट यू फाइंड आउट योर ओन जर्नी, एंड आपको अगर लगता है कि बनना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे में वो थी बात कि मतलब मुझे करना ही था। लोग कहते हैं 2 चीजें कहते हैं ना, अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते, तो मैं बोलता हूँ ये नहीं होता तो मैं होता ही नहीं। जी। क्योंकि इसके बिना देयर इज नो एग्जिस्टेंस। आई फील अगर आपको वैसा लग रहा है तो डेफिनेटली आपको बनना चाहिए। तो दैट वाज माय लव। आई स्टिल फील लाइक इफ आई डोंट राइट एनीथिंग फॉर अ वीक, मुझे वो एकदम कपकपी सी होने लगती है। पोएट्री लिखने की जो प्रेरणा मिलती है कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा वाली बात भी आपने अच्छी कही। आप अगर प्रैक्टिसिंग पोएट हैं, जिसे कहते हैं कि आप अगर लिखोगे नहीं तो आप बचोगे नहीं, तो आप अगर वैसे पोएट हो तो आपको कहीं ना कहीं से आपको देखते रहना चाहिए अपनी ऑल, यू हैव टू कीप ऑल योर सेंसेस ओपन, यू हैव टू लुक एट द वर्ल्ड इन लाइक अ चाइल्ड, लाइक यू लुक एट आर्ट एज अ चाइल्ड। तो मेरी पोएम्स बहुत इंटरडिसिप्लिनरी भी है। मतलब मेरी पोएम्स को फिनलैंड में कभी कंटेम्प्रेरी डांस में लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर छोटे शॉर्ट फिल्म्स में ग्रीस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी का खेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोइट्री सिर्फ पोइट्री नहीं होती, डांस सिर्फ डांस नहीं होता, डांस में पोइट्री होती है, पेंटिंग में पोइट्री होती है। तो ये जो निखार है, ये जब एक साथ आर्ट्स का आना होता है, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। मधु राघवेंद्र जो है फाउंडर है पोएट्री कोर्टर के। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली पोएट्री कोर्टर इज एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस?
मुझे हमेशा से लगता था कि हमारी कल्चर ओरल रही है स्ट्रांगली डिस्पाइट नॉट ओनली इंडिजिनस कल्चर बट ऑल्सो मेन स्ट्रीम कल्चर की आप जब बात करें तो चर्चा अड्डा ये सब हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। ये कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट कॉलोनाइजेशन ये खोता चला गया, मतलब धीरे धीरे ये विलुप्त होता चला गया। अंग्रेजों के आने के बाद स्ट्रक्चर ज्यादा होता चला गया, तो मुझे लगा कि ये वापस आना बहुत जरूरी है। तो हमने कैफे पोइट्री कल्चर, मतलब जैसे वेस्ट में भी कहीं कहीं अमेरिका में भी 1980s में वापस आना शुरू हो गया था पोइट्री रीडिंग्स वगैरह, तो हमें लगा ये जरूरी है कि लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करें, लोग एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करें, तो जहां पे एक डिस्कोर्स सा बने जिसे हम कहते हैं वार्तालाप सा बने। तो आई थिंक ऑल ह्यूमन राइट्स इश्यूज, ऑल राइट्स इश्यूज, ऑल प्रॉब्लम्स शुड बी डिस्कस्ड एज ह्यूमन बीइंग्स इन अ रूम टुगेदर एंड दैट्स व्हाट द इंस्पिरेशन वाज। 4 पोएट्री बुक्स पब्लिश्ड हो चुका है आपके नाम से, लेकिन जब बात करते हैं एंटायर बुक्स की तो अभी तक जो सबसे ज्यादा जो चर्चा में वो है बीइंग नॉन एसेंशियल। द थिंग इज कि जब मैं आपको बीइंग नॉन एसेंशियल हो या ये भी पोएम बहुत लोगों को पसंद है, तो मुझे लगता है कि माई होल वर्क, द सिंप्लिसिटी ऑफ माई वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पोएम्स को बहुत कोशिश करता हूं कि रूटेड रहे, और मैं बहुत कल्चर्स से आता हूं इंडिया में, एटलीस्ट 6-7 कल्चर्स। अभी तो खैर अरुणाचल कल्चर भी कहीं ना कहीं, गालो कल्चर भी थोड़ा उसका पार्ट है, बट उसके पहले भी मैं इतने सारे कल्चर्स के साथ रहा हूं। तो वो कल्चर, जैसे लेट्स से ये पोएम है, इट इज ऑन यूनिवर्सल लव पे ये पोएम है, तो मुझे भाषाएं भी बहुत सारी आती हैं, पॉलीग्लॉट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सो ये पोएम आप सुनेंगे तो पता चलेगा। यनक यल्ला भाषा तेरियाद अना अनब पुरियो, मुझे सारी भाषाएं तो नहीं आती पर प्यार समझ आता है। आमी सब भाषा जानी ना किंतु भालोबाशा बुझी, মই সব ভাষা না জানো কিন্তু প্রেমর ভাষা জানো। यानक यल्ला भाषा तेरियाद अना अनब पुरियो, मला सगळ्या भाषा माहित नाहीये पण प्रेम माहित आहे मला। Love and poetry can be found anywhere. It can be found in Kabir's Dohas, Namdev and Tukaram's Abhangs, Tiruvalluvar's Tirukurals, or the Baul Geet of Bengal, or the Bhatiyali songs of Assam, or in the beautiful hills of Arunachal. Love sticks out like the tongue of a Kali, suckles like a baby on its mother's breast, trickles like raindrops from tendrils, rolls down like beads of sweat while love making, drives at 200 miles per hour without a seatbelt, and faints at nothing. Love and poetry faint at nothing. Love and poetry are fearless. सच्ची कहूँ तो गुज़बम्प हो रही है सर, इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया कि द लैंग्वेज ऑफ लव इज ऑलवेज यूनिवर्सल। तो वही मुझे लगा कि बीइंग नॉन एसेंशियल में भी मेरा बहुत सारा प्यार भरा हुआ था, एक तरीके से इतने कल्चर्स भरे हुए थे, डेफिनेटली पूरे दुनिया से वो कनेक्ट कर गई। तो इसमें से जो एक पर्टिकुलर पोएम है जो कि आर्टिस्ट जो बहुत ही वायरल हुआ सर, कुछ जानना चाहेंगे? जून 16, 2020 को एक सर्वे ने बताया कि आर्टिस्ट नॉन एसेंशियल है, तो लोग कहने लगे सारे आर्टिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कि आर्ट एसेंशियल है, आर्टिस्ट एसेंशियल है। तो मैं अपने पार्टनर वाइफ डॉक्टर ली कार्सो को उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था उनके हॉस्पिटल काम के लिए। मैंने बोला यार ली, लोग क्यों कह रहे, स्पेशली आर्टिस्ट क्यों कह रहे एसेंशियल है? मतलब हम नदियों को इतने जमाने से पॉइजन करते आ रहे, पेड़ों को साफ करते आ रहे, कभी एक पत्ता भी उठ के नहीं बोला कि मैं एसेंशियल हूं। तो आर्टिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइन इन अ वे, अगर मेडिटेटिव डिवाइन है और उसका एग्जिस्टेंस भी क्लोजेस्ट टू नेचर है, तो वो क्यों उठ के कह रहा है कि मैं एसेंशियल हूं? तो मैं पोएम वहां से निकला और वो पोएम इतना पावरफुल हो गया, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड आर्टिस्ट का फंड्स कट हो रहा था, तो लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के यूनिवर्सिटीज में कंपोज हुई वो पोएम्स, और साउथ अफ्रीका के बजट पार्लियामेंट स्पीच में वो कोट किया गया, बजट स्पीच में वो पोएम। तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, या म्यांमार में कोई मिनिस्टर पढ़ रहे थे उसे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट ये पावर ऑफ आर्ट है कहीं ना कहीं, जहां लोग उसे अपना लेते हैं आर्ट को। एंड द पोएम गोज समथिंग लाइक दिस, एंड व्हेन यू हियर दिस पोएम यू विल फील कि ये तो इतनी छोटी सी कविता है, कहां कहां पहुंच गई। तो ये होता है पावर ऑफ आर्ट। द पोएम गोज समथिंग लाइक दिस, इट्स कॉल्ड आर्टिस्ट। आई डोंट माइंड बीइंग द नॉन एसेंशियल, इवन अ चाइल्ड टेक्स इट्स मदर फॉर ग्रांटेड, इट डज नॉट रन बैक टू इट्स मदर until it is hurt. Nobody first thinks of water when they arrive at an exquisite dinner party until they are choking. I don't mind being the non-essential, knowing you will come looking when things are broken and nothing else works. Art is non-essential until it is not. Art तब तक गैर जरूरी है जब तक कि वो जरूरी ना हो जाए। पर्सनली अगर पूछा जाए तो हम जानना चाहेंगे कि जो आर्टिस्ट है एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है?
आर्ट एसेंशियल भी नहीं है, नॉन एसेंशियल भी नहीं है, वो यूनिवर्स का एक पार्ट है, जैसे कि कण कण में बसे हुए जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स। आई थिंक आर्टिस्ट शुड जस्ट बी इन, उसे मर्ज हो जाना चाहिए, उसे ऐसे निकल के बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे एक पेड़ नहीं बताता, एक नदी नहीं बताती कि वो एसेंशियल है। आप समझ लो, ये आपकी बात है, हम अपना काम करते जाएंगे हम बहते जाएंगे। जैसे हम भारत की बात करें तो गीतकार वरुण ग्रोवर ने भी इसे शेयर किया, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी इसे शेयर किया, यहाँ तक कि जब विदेश की बात करते हैं स्टैनली इसे संगीतबद्ध किया है। तो कैसा फील होता है कि विद इन शॉर्ट टाइम में इतना सारा बहुत कुछ हो जाना? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये आपको रियलाइज कराता है कि हाँ, आर्ट पावरफुल है और आपको करते जाना चाहिए विदाउट एनी रिजल्ट। स्पेशली यंगस्टर्स जब आर्ट लेते हैं, ओ मुझे कोई नहीं देख रहा हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। आप क्या दूसरों के लिए डाल रहे हो, सवाल आप खुद से पूछो, ये बहुत जरूरी है। आप अगर आर्ट अपने लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली दुनिया को भी, क्योंकि आप अपना सोल डाल रहे हो। नहीं तो आप मार्केट में जैसे जूते बिकते हैं वैसे फूल बिकते हैं, आप भी अपनी कविता बेच रहे हो। नहीं, आप अगर अपने लिए लिखते हो, कोई भी आर्टिस्ट अगर अपने लिए काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपना सोल डालता है उसमें, एंड दैट सोल इज इंटरकनेक्टेड टू द यूनिवर्स। आर्टिस्ट के लिए एक एंथम ही बन चुका है, इसमें क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है कि आज भी उसे फिनलैंड में एक फिनिश क्वायर ग्रुप नाइस्कोरो फिसलाया, बहुत सारे औरतों का एक ग्रुप है, वो उसको सुना रहे हैं, टेम्पेरे फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में बजा रहे हैं। तो ये लगता है कि चलिए खैर एक ऐसी चीज तो हुई जो फैज के पोएम या रूमी के पोएम जैसे दुनिया को छू गई, तो अच्छा लगता है। एकदम ब्रीफ में आपके जो जितने बुक्स है, जैसे मेक मी सम लव टू ईट, स्टिक नो बिल्स हुआ, या तो बीइंग नॉन एसेंशियल और गोइंग होम, थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे। तो पहली किताब तो ये रही कि मैं जैसे सब कोई होता है तो यू स्टार्ट विथ लव समवेयर, टू यू से दैट मुझे ये लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तो मेक मी सम लव टू इट पहली किताब है 2016 वाली जो ऐसे निकली। तो उसके बाद स्टिक नो बिल्स जो तो मैं बासार कॉन्फ्लुएंस में एज अ आर्टिस्ट रेसिडेंट था 1.5 months, तो उस पे भी बहुत सारी कविताएं हैं, बासार की भी कविताएं, अरुणाचल की कविताएं हैं, मिथुन पे कविताएं हैं, वो वैसे निकली। उसके बाद निकली बीइंग नॉन एसेंशियल कोविड के टाइम पे, और गोइंग होम जो लास्ट वाली किताब है वो इसके लिए है कि ऐसे बोलते हैं ना, गो बिग और गो होम। तो गो बिग मतलब कितना बिग, आप क्या क्या करोगे, कितना स्ट्रेस लोगे लाइफ में। आई मीन, एंड व्हाई आर यू मेकिंग इट साउंड लाइक गोइंग होम इज लूजिंग, इफ यू हैव अ होम यू हैव वन। तो वो पोएम वो कहता है आपके पास अगर एक घर है, और वो घर कुछ भी हो सकता है, एक राह भी घर हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को जो घूमते रहते हैं तो हमें लगता है कि ट्रेन भी घर है, फ्लाइट भी घर है, तो ऐसे होता है। तो मतलब रास्ता जो होता है वो भी घर बन जाता है। कह सकते हैं कि मधु राघवेंद्र एक जालियावाड़ का एक एग्जाम्पल भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाइक आई टोटली ट्रैवल अ लॉट, अब्सॉर्ब थिंग्स अ लॉट। तो मैं टोडा ट्राइब तमिलनाडु का हो या फिर गोंडी ट्राइब हो महाराष्ट्र का, मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं सबसे, और या फिर वो एक कोई आर्टिस्ट हो कंटेम्प्रेरी मोमा में चला हुआ, या डाली हो, साल्वाडोर डाली हो। मुझे गर्व है कि इंडियन होने पे कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से भी पूछता हूँ आपको क्या लगता है कितने ट्राइब होंगे इंडिया में, तो कोई देता है 50, 100, 200। मैंने बोला 704 तो लिस्टेड है ट्राइब, 700 ट्राइब तो हमारे लिस्टेड है। तो आप सब ट्राइब और उनकी बात छोड़, तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी 75 इयर्स हो गए, तो ये कल्चरल कॉम्पिटेंसी भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारा समाज के लिए भी मुझे एक मैसेज है कि लाइक वी नीड टू नो ईच अदर एज नेबर्स। हम कौन है, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे हमारी जीवन शैली है। कितना सुंदर होगा अगर एक मीजो बच्चा को भी पता हो कि टोडा ट्राइब वाले भैंसों के साथ कैसे उसको पूजा करते हैं और क्या करते हैं। तो मुझे इसका ये बड़ा एक सपना है मेरा। जब हम आपके जो पोएम्स या आपकी किताबों के शेयर की बात करते हैं तो बिगेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटरेरी फिगर्स जो है श्री शशि थरूर ने भी आपके एक बुक स्टिक नो बिल्स के बारे में कहा, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में डाला दैट रीड्स ग्रेट टू मीट पोएट मधु राघवेंद्र एंड रिसीव अ कॉपी ऑफ हिज सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टिक नो बिल्स। द पोएम्स speak of love with profound emotion and moving use of language। कैसा लगता है सर जब इतने बड़े हस्ती आपके बारे में कुछ कहते हैं, और वो भी अच्छी बात है? यही कह सकते हैं कि अच्छा लगता है कि दुनिया एक तरीके से ग्रेटिफिकेशन तो होती है। उन्होंने टू बी ऑनेस्ट अभी आर्टिस्ट पोएम को भी शेयर किया था, और उनके शायद पेज में वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरेक्शंस उस आर्टिस्ट पोएम पे भी हुई हैं। तो अच्छा लगता है कि वो 2 बार ऑलरेडी अपने ट्विटर अकाउंट पे मतलब मेरे
कविताओं के बारे में बात कर चुके हैं, आज आपने बताया वन ऑफ द बिगेस्ट फिगर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, तो अच्छा लगता है ये चीज। बट एट द सेम टाइम लगता है कि चलो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेडिटेशन करते हैं, तो कोई तो समझता है उस बात को। तो डू यू थिंक दैट आज हमें इंडिजिनस लैंग्वेज में लिटरेचर लिखने की सख्त जरूरत है? बिल्कुल, ये मेरे वर्कशॉप्स में भी मैं बहुत कहता हूँ कि माइक्रो कल्चर जो होता है, तो एक तरीके से जब आप लिख रहे होते हैं तो आप किस कल्चर से आते हैं, कैसे आते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और वो बच्चे लिखते रहेंगे ना तो डेफिनेटली वो बढ़ता रहेगा। सो माइक्रो कल्चर को अपने राइटिंग में दिखाना बहुत जरूरी है। मतलब एग्जाम्पल एक लाइन का ये भी हो सकता है कि जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कह रहे हो कि मेरी फेस्टिवल बहुत खूबसूरत है, तो वो तो स्विट्जरलैंड का आदमी भी कहेगा मेरी फेस्टिवल बहुत खूबसूरत है, झारखंड का आदमी क्या फेस्टिवल है आपकी, कितनी मतलब क्या है उसमें, क्या सेलिब्रेट होता है। मतलब आप अगर ये भी बोलोगे कि मेरी हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत खूबसूरत, क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम है, तो यू हैव टू गेट इनटू द सोल ऑफ लाइक स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट यूर राइटिंग। नहीं तो आप में फिर और वर्ल्ड में जो लिख रहा है उसमें मतलब क्या फर्क रह गया। तो सर आपको इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम फॉर स्प्रिंग 2022 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में भी आमंत्रित किया गया था, जहां 80 से ज्यादा लेखक डेलीगेट्स भी मौजूद थे। तो इसके जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मतलब बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हम इतने वर्कशॉप्स लेते हैं, टॉक्स लेते हैं, तो हमें वो ओहदा नहीं मिलता जहां डेफिनेटली अमेरिकन लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं या आप जब जाते हो तो मैंने बहुत सारे पिट्सबर्ग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया वहां पे, और वहां पे बहुत सारे फेस्टिवल्स में पढ़ा और कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स में लेक्चर भी लिए। तो अच्छा लगा, जस्ट नॉट जस्ट दैट दे पे यू लाइक, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट शुड बी पेड अ लॉट बिकॉज दे वर्क अ लॉट। आई मीन वो कविता आपको फ्री में तो मिल जाती है, बट क्या वो कविता किसी की फ्री है या वो स्टोरी फ्री है? तो ये बहुत जरूरी है कि एक आर्टिस्ट कभी भी कोई भी टाइम का अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, सो शुड इट बी फ्री इज अ क्वेश्चन। So I don't think it should be because they are working equally hard than like anybody else. So तो वहां पे जैसे रेम्यूनरेशंस होते हैं यहाँ भी बढ़ाने चाहिए। ये भी एक मुहिम है मेरा, किताबों के प्राइस भी कम होने चाहिए ताकि ज्यादा बच्चे उसे खरीद पाए, क्योंकि आप अगर 600-700 रुपए की किताब रखे कौन खरीद पाएगा। एट द सेम टाइम आर्टिस्ट शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट्स, जो कि करते हैं। अभी अरुणाचल गवर्नमेंट भी काफी मुहिम कर रहा है आर्ट्स प्रमोट करने में, बहुत अच्छी बात है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो सर यहीं पे आपने भी कहा था कि जो इंडिजिनस लैंग्वेज है उसमें लिखनी चाहिए ताकि जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर के साथ मर्ज हो जाए, उनके साथ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो इंडिजिनस लिटरेचर जो लिखते हैं, लैंग्वेज आप कुछ भी चूज करो, लेकिन आप अगर अपना कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो वो इंडिजिनस राइटर्स मेन स्ट्रीम में अवेलेबल होने चाहिए, एयरपोर्ट्स में अवेलेबल होने चाहिए, स्कूल लाइब्रेरीज में इक्वली अवेलेबल होने चाहिए। वो नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में 13 मई 2022 को भी कहा था, जहां पे सलमान रशीद सर वगैरह भी थे। तो मुझे उसका भी काफी गर्व है कि वहां मैंने कह पाया कि माइनॉरिटी लिटरेचर और इंडिजिनस लिटरेचर को प्रमोट करना चाहिए। और जी, डिजिटल बुक्स की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रीडिंग हुआ, ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग हुआ, इनका जो प्लेस है कम कर रहा है क्या? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कम कर रहा है, क्योंकि डिजिटल बहुत जरूरी है तो वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है। बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव कि जैसे आप लाइब्रेरी स्पेसेस को कॉम्प्रोमाइज करके अगर डिजिटल हो रहे हो तो वो कितना आगे बढ़ाएगा सोसाइटी को। ये क्योंकि क्या होता है, जब आप एक पब्लिक स्पेस रखते हो तो उसमें एक माइक्रो कल्चर डेवलप होता है। वहां कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एंड दैट आई फील ऐसा, जैसे मैं ये भी बोलता रहूं जी, एनवायरमेंट की भी आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। सिटीज में आप देखिएगा पॉन्ड बंद कर करके आप बिल्डिंगें बना रहे हो, तो वो पॉन्ड के इर्द गिर्द लोग आते थे, बात करते थे, वॉकिंग करते थे। तो आज डायबिटीज बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा? आपने पब्लिक स्पेस तो बंद ही कर दिया सब, और उस बिल्डिंगें बना रहे हो सिर्फ, तो लोग जाएंगे कहां? मतलब सो ऑल दिस थिंग इज इंटरकनेक्टेड, दिस इश्यूज, लिटरेचर, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, हाउ पीपल हैव अ डिस्कशन, मीट ईच अदर। आज आप लोगों से मिल नहीं पा रहे, उसके लिए आपको कैफे जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत, जो पहले ऐसे नहीं था, आप लोग आम आपस में मिलते थे, नेबर्स एक दूसरे के घर बिना पूछे चले जाते थे। तो ये आजकल जो हो गया है, ये मुझे इसका बहुत घुटन सा तो होता है। एक पोएम है उसमें नेबर में भी, तो कैसे एक दूसरे के घर विदाउट रीजन चले जाते थे, कि अचार देने चले गए, कभी कुछ, मतलब हमारे साउथ से लेके हर कल्चर में था ये। अब सारे दुनिया से ये कल्चर विलुप्त हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी हर जगह होता था ये, सिटीज में भी, पर अब हर जगह बंद हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश की ये बात करें तो आज के जो बहुत सारे यंग और टैलेंटेड राइटर्स उभर कर आए, इस बारे में आपकी क्या राय है?
अरुणाचल प्रदेश को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे राइटर्स डेफिनेटली लाइक सुबीताबा हो या और भी ऐसे लाइक आई एम स्पीकिंग ऑफ आर्ट इज जनरल बिकॉज आई बिलीव दैट जैसे लेट्स से यंग आर्टिस्ट लाइक कारीपादू हो या फिर वो भी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप फिल्म बना रहे हैं तो लिख नहीं रहे हैं, आप अगर लिख रहे हैं तो फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो सब इंटरमिक्स्ड है। तो आप आर्ट्स को एज अ होल लेके चले तो मैं बहुत ही लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ अरुणाचल इज कमिंग टुगेदर एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ आर्ट बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम हियर ऑन हियर। आप लिखते हैं, आप एक कवि हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आप कुछ करते हैं? हाँ, मैं एक कल्चर डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव एक मुहिम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स और पिरामिड फाउंडेशन एक साथ मिलकर आके कर रहा है कि जब आप जन स्वास्थ्य को देखें, आदिवासी स्वास्थ्य को देखें, तो आदिवासी स्वास्थ्य में काफी सारे मतलब हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं। तो अगर हेल्थ इश्यूज ज्यादा है तो हमें कल्चर से शुरू करना चाहिए। तो ये मेरा पार्ट था और हम ये कल्चरल एस्पेक्ट से जो हेल्थ पे पहुंच रहे हैं कि बच्चों को हम राइटिंग भी सिखा रहे हैं अपने कल्चर के, क्योंकि इंडिजिनस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो खोती जा रही है। आई मीन बी इट ट्रेडिशनल नॉलेज, जड़ी बूटियों के बारे में हो, ये हो, तो ये हम बहुत ही खो चुके हैं और हम ये और नहीं खो सकते। तो हम ये कैसे शमन्स हो या फिर बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, प्रेयर्स, ये सब कैसे हील करते हैं। कहीं ना कहीं वेस्ट इसमें बाद में पहुंच रहा है, मेंटल हेल्थ में हमारे कल्चर्स बहुत पहले पहुंच चुके हैं इसमें। तो ये हम कैसे यूज करके आगे बढ़े, तो इसको हम कल्चर के नजरिए से देख रहे हैं और इस पे हम बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, ये वो। तो इंडिजिनस कल्चर और इंडिजिनस हेल्थ बहुत एक तरीके से जुड़ा हुआ है। फोक स्टोरीज में भी आती हैं कि ये खाइए, वो खाइए, ये हो गया, तो फोक सॉन्ग्स में है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ओरल लिटरेचर में भी बताया हुआ है कि कल्चर और हेल्थ कैसे जुड़ी हुई है। शुरुआत में हमने कहा था कि आपका जो रिश्ता है अरुणाचल प्रदेश से, अब हम चाहेंगे कि आप साझा करें कि आपका जो रिश्ता अरुणाचल प्रदेश से किस तरह का है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक मेरे लेखक दोस्त है, वो कह रहे हैं कि वो कहते थे कि आपने अरुणाचल को इतनी प्यारी कविताएं दी हैं। मैंने बोला अरुणाचल ने मुझे जिंदगी दी है, तो मैंने उसके बदले जो दिया है कुछ भी नहीं है। तो मेरे लाइफ की पार्टनर जो है डॉक्टर ली कारसो, वो अरुणाचल की पहली एमडी हैं और मुझे बहुत बेहद, मतलब हम कैसे मिले, मैं अरुणाचल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में एक वर्कशॉप, पोएट्री वर्कशॉप ले रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है कि वहां से शुरुआत हुई और हम वी सेटल्ड इन गुवाहाटी और अच्छा लगता है कि एक दूसरे की, उन्हें भी राइटिंग बहुत पसंद है, गालिब वगैरह बहुत पढ़ती हैं वो। तो दैट इज हाउ आई एम कनेक्टेड टू अरुणाचल एक तरीके से। और मुझे लगता है कि मैं आजीवन कृतज्ञ हूं और मैं आजीवन अपनी सेवा देने को तैयार हूं अरुणाचल में, जब भी जैसे भी जरूरत हो। जी, एज ए होल जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? एक खुशी सी होती है, मतलब वो इनएक्सपेक्टेड। तो मैं 50 years ऑफ अरुणाचल पे भी ये पोएम जब लिखा, मुझे नहीं पता इसका समय हो पाएगा या नहीं, मैं इसे पढ़ देता हूँ फिर भी। So this poem is called 50 Years of Arunachal Pradesh. Last year मैंने इसे पासन दौरजी सोना साहब को गिफ्ट किया था। The sun is a monk that brings the first floating lamp to the divine scriptures of Tawang Monastery. The palms of the shining pagoda open for the world to wear robes of light, where wise sages arrive for oneness with the blue waters of Parashuram Kund, where the hymns from Donipolo Dere and churches make the magnificent valleys fertile with love, where rare families of rhododendrons find their earth, great hornbills find their home, orchids find their lyric, mithuns find their stories in ancient folk tales, and tigers find brotherhood in nature-loving culture, where heroic tribes sing under unbolted skies at the bonfire of fraternity and harmony, where rivers awaken from Himalayan snow, bring orange orchards and pristine meadows, where forests reserve, conserve animals and butterflies. The heart turns into a cane bridge, one end of which is forever tied across the meditating lakes of Anini, and sway like a mountain flower in silent breeze, and a new heart, which is born out of visiting the land, shares an endless border with the unfading memories. Arunachal, how beautifully you have turned gold. बहुत ही सुंदर सर। तो सर, अंत में हमारे श्रोताओं को और अपने फैंस को क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि जल्दी में मत रहिए, आज का जमाना जल्दी का है, हर चीज तुरंत चाहिए होता है, लोग वैलिडेशन भी तुरंत मांगते हैं, सब कुछ आज ही चाहिए होता है। मतलब मैं एक कविता लिखूं तो फेमस हो जाऊं और मैं एक गीत गाऊं तो फेमस हो जाऊं। आप अगर सच्चे आर्टिस्ट हैं
तो उस मेडिटेट कीजिए, अपने हिस्ट्री को देखिए। आप जितने हिस्ट्री को देखेंगे, आप जितने एनरिच करेंगे खुद को अपने कल्चर से, आप कोई भी कल्चर से आते हो, तो आपको ज्यादा फ्यूचर नजर आएगा और ब्राइटर नजर आएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने और आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज के कड़ी में हमारे मेहमान थे वर्सेटाइल पोएट श्री मधु राघवेंद्र। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।